कौन बोल रहा है? अच्छा आपने बोला। स्टेट असेंबली और बताओ, आप बताओ चलो शुरू से। सोर्सेज ऑफ लॉ कौन कौन से होते हैं? क्या? प्रेसिडेंट और बस इतना ही? यही थे? हाँ, कस्टम एंड यूजेस। आपने ये छोड़ दिया था कस्टम एंड यूजेस। आपको बोलना है कि मेन सोर्स क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। फिर उसके बाद आते हैं एक्ट जो कि मेड बाय पार्लियामेंट होते हैं, और स्टेट असेंबली। उसके बाद क्या आते हैं? प्रेसिडेंट यानी कि जुडिशियल डिसीजन जो आज हमें मानने हैं, जो आगे कंटिन्यू चलते जाएंगे। और उसके बाद यूजेस एंड कस्टम। आइए, फिर पढ़ा था हमने व्हाट इज एक्ट, है ना? एक्ट में हमने सीए और सीएबी की बात करी थी कि पहले बिल बनाया जाता है जो कि ड्राफ्ट होता है, उसके बाद उस ड्राफ्ट को हम दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराते हैं। जब वो पास हो जाता है फिर प्रेसिडेंट साहब से उस पर एसेंट ली जाती है और उसे ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करा जाता है, फिर वो इफेक्टिव हो जाता है। पढ़ा था क्या? और उसके बाद हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। इसमें बताना कौन सा एग्जाम्पल था? इसमें मैंने कोई एग्जाम्पल दिया था? आपका नाम? हाँ, दिवांशु ने शिवम का मर्डर कर दिया था, लेकिन जब पुलिस आई थी तो दिवांशु को ये बात पता नहीं थी कि इस पे सजा भी होती है। तो ये पुलिस वाले को बोल रहा था किस बात की सजा। तो बताओ सजा होगी या नहीं? सजा होगी। आइए, फिर मैंने बताया था कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है किसी सब क्लॉज को, किसी सेक्शन को, किसी सब सेक्शन को, कैसे कैसे आपको प्रोनाउंस करना है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या क्या ब्रांचेस होती हैं हमारे लॉ की। डन? यश बेटा, आपको आवाज ठीक आ रही है? यस सर। ये वाली जो पहले लेक्चर की वीडियो है आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, या आपने देख देख ली होगी आई थिंक। यस सर, देख लिए। गुड बेटा, आ जाओ। ये वही डिस्कशन था हमारा कि कैसे कैसे एक्ट बनता है। डन? इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, कि किस किस पार्ट में हमने क्लासिफाई कर रखा है लॉ को, है ना? बताइए मैडम। सिविल लॉ, क्रिमिनल, और छुपा दिया मैंने। सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और कॉमन लॉ। कॉमन लॉ कौन से होते हैं? आर्य बताएगा। बताओ यार, अभी एक ही क्लास हुई है हमारी। चेयर्स। बताओ। सर सारा जीवन आने जाने में ही कट जाता है, क्या होता है? बहुत दूर से आता है बच्चा। लक्ष्मी बताइए, जल्दी बोलो। कॉमन लॉ। चलो संस्कृति बताइए। पहले पहले हो चुका है, आगे आगे भी वही होता रहेगा। इससे इंटरप्रिटेशन बहुत सारी निकल जा रही है। ऐसे बोलना था ना फिर, पहले हो चुका है आगे आगे भी वही होता रहेगा। अरे दिक्कत हो जाएगी, बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। कॉमन लॉ में यही बात लिखी थी। इसमें एक लैटिन वर्ड पढ़ाया था आपको, बोलो ना, ये सब बोलना है यार आपने। सर हमने कॉमन लॉ में एक लैटिन वर्ड पढ़ा था जिसका नाम क्या था? स्टेयर डिसाइसिस, और जिसका मतलब क्या होता है? टू स्टैंड बाय व्हाट? दैट विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। ऑलरेडी मैंने अपने आप से ऐड करा था इसमें, है ना? पढ़ा था या नहीं, बोलो ना। तो हमने तीन तरह के लॉ पढ़े थे, कौन कौन से? सिविल, क्रिमिनल और कॉमन। सिविल में बताओ मैंने किसका एग्जांपल दिया था आपको? यश बेटा बताओ किसका एग्जांपल दिया था सिविल लॉ में?
अम, यार सर याद नहीं आ रहा है। मैंने बर्गर का भी तो एग्जांपल दिया था यार, कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैकडी के बर्गर जैसा बर्गर दोगे, लेकिन आपने गुप्ता जी से भी बुरा बर्गर दिया था हमें। क्रिमिनल में किसका एग्जांपल दिया था? इन दोनों का, ये दोनों क्रिमिनल है, आपको पता ही है ना। और कॉमन हमने पढ़ा दिया था आपको। चले आगे। फिर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहां पे हमने दो मंत्र सीखे थे, तो शिवम बताएगा कौन कौन से वो मंत्र थे, देख के नहीं। नमो जुडेक्स इन कासा सुआ, है ना। क्या होता है इसका मतलब? नमो जुडेक्स इन काउसा सुआ, क्या होता है इसका मतलब? अपने केस की जजमेंट कोई बंदा खुद से नहीं दे सकता, यानी आप खुद अपने आप में जज नहीं बन सकते अगर आपका केस है तो। और दूसरा लैटिन वर्ड क्या था? आउदी अल्तराम पात्रम। क्या था? आउदी अल्तराम पात्रम। ऐसे आप अपने दोस्त को गाली दे सकते हो, उसे समझ में नहीं आएगा तो आपको याद भी हो जाएगा, है ना। आउदी अल्तराम पात्रम, इसका मतलब क्या था? आउदी अल्तराम पात्रम, दोनों पार्टी को सुनना चाहिए, सिर्फ एक पार्टी को सुन के कोई भी जजमेंट नहीं दे देनी चाहिए, है ना। चले, एक सिक्के के बेटा दो पहलू होते हैं, इसलिए बिना दूसरा पहलू दिए देखे आप डिसीजन नहीं दे सकते। चले आगे। और एक लास्ट था, बच्चे डाउट भी पूछ रहे थे इसमें से। एक लाइन पढ़ाई थी कि एक जो जजमेंट होता है मेरे दोस्त, एक जो जजमेंट हेलो। होता है। हाँ बेटा। प्रसेनजीत बात कर रहा हूँ। सर क्या नाम है, अभी ना जूम का जो वो सेशन है ना 40 मिनट्स के बाद लेफ्ट कर जाएगा, तो दोबारा से लिंक जनरेट करके ग्रुप में भेज दीजिएगा। कहाँ से होगा लिंक जनरेट? वो क्या नाम है, डेस्कटॉप पे ही है जूम, उसको क्लिक करेंगे तो वहां से जूम की आईडी मिल जाती है। न्यू ठीक न्यू है, मीटिंग पे क्लिक करना है। इससे ही हो जाएगा ना। क्या नाम है? हाँ, एक्सप्लिट से। डेस्कटॉप पे है। नहीं, एक्सप्लिट से नहीं होगा, डेस्कटॉप से होगा। ठीक है। ओके। यश, यस सर। बेटा वो मैसेज कर देना जब आप लेफ्ट हो गए ना। ओके सर। लेकिन यार, चलो। फिर हमने पढ़ा था नहीं, एक लाइन आपका थी यहाँ कहना पे। सही है कि एक्सप्लिट से भी होता है, लेकिन एक्सप्लिट ना वो लाइफ टाइम वाला है, लेकिन वो अभी चल नहीं रहा, कोई बात इसलिए नहीं, अभी चला 40 मिनट देंगे। वाला किया हुआ है। ओके। कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है बेटा। फिर हमने पढ़ा था कि एक जजमेंट ओवरराइड कर सकती है किसी कॉमन लॉ को, लेकिन वो कभी भी स्टैट्यूट को ओवरराइड नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या था? लेकिन वो मिलेगी नहीं, ऐसे ही कुछ पढ़ाया था क्या? मैंने इसमें ये बताया था कि जैसे किसी ने कोई डिसीजन दे दिया, तो हो सकता है कि दूसरे जज कोई और डिसीजन दे दे, उनके लिए ये जरूरी नहीं कि उसी डिसीजन को मानना है। समझ में आया? तो जो एक दूसरी जजमेंट है वो किसी पहली जजमेंट को भी ओवरराइड कर सकती है, लेकिन वो स्टैट्यूट के बाहर जाके कोई जजमेंट नहीं सुना सकते। लॉ को उनको मानना पड़ेगा और एक्ट के दायरे में ही रह के काम करना होगा। समझ में आया? चल सकते हैं। तो मैंने आपको फिर यहाँ पे ये भी बताया था कि अगर आपके एग्जाम में प्रिंसिपल जस्टिस रूल ये पूछा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे जितनी बातें लिखी हैं, जितने लैटिन वर्ड है, और जो लास्ट में एक लाइन लिखी है वो भी आपको लिखनी होगी। तो क्या क्या लिखना होगा बताना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अगर आपसे पूछा जाता है तो। सबसे पहले आप बताओगे नमो जुडेक्स इन काउसा सुआ। इसका मतलब क्या होता है? कि कोई भी अपने ही केस का जज नहीं बन सकता। दूसरा बताओगे आउदी अल्तराम पार्थनन। इसका मतलब क्या होता है?
दोनों पार्टी को सुनना पड़ेगा और एक फेयर चांस देना पड़ेगा दूसरी पार्टी को भी बोलने का। और लास्ट क्या था, बोलो? एक जजमेंट ओवरराइड नहीं करेगी कॉमन लॉ को, लेकिन वो उल्टा बोल दिया। एक जजमेंट ओवरराइड करेगी कॉमन लॉ को, लेकिन कभी भी स्टैट्यूट को ओवरराइड नहीं करेगी। और यहाँ पे एक रीजन डिसीजन भी बताया था कि अगर आप कोई डिसीजन हट के दे रहे हैं किसी जजमेंट से तो आपको उसका रीजन देना पड़ेगा। समझ में आया? बोलो ना यार। और लास्ट में जो हमारा 8th पॉइंट था उसको मैंने थोड़ा सा हल्के में पढ़ा के आपकी छुट्टी कर दी थी। यही हुआ था, मैंने बोला था कि 8 पॉइंट से आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, उस बच्चे का नाम बोल रहा हूँ, मानव। समझ में आ रहा है आपको? कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी। पहला लेक्चर देखा है आपने? नहीं देखा? देखने के बाद और अच्छी बन जाएगी, है ना? आज वाले पे फोकस करना आप। चलें दोस्त, आइए अब 7th पॉइंट तक हमने ये सीख लिया कि लॉ को बनाते कैसे हैं, किस किस तरह के लॉ होते हैं, कैसे कैसे इन्फोर्स होता है ना? मतलब अब 8th पॉइंट है कि लॉ को एक्शन में लाना है। लॉ बना दिया हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब लॉकडाउन लगा था मेरे दोस्त, तो आप घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। क्यों नहीं निकल रहे थे बताना जरा? क्योंकि सर पुलिस वाले भाई साहब बाहर खड़े रहते थे हनुमान जी की तरह, और जहां आपने कुछ उल्टा सीधा करा वैसे ही आपको आशीर्वाद मिल जाता था, इसलिए आप घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो इस एक्शन को हम क्या बोलेंगे? ये एनफोर्स करवा रहे हैं। लॉ तो बना दिया उन्होंने, लॉ बना दिया कि अगर कोई डिजास्टर आएगी, कोई पैंडेमिक आएगी, तो लोगों को कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट, और हम उन्हें बोलेंगे कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये डायरेक्शन में लिखा था, ठीक है? लेकिन इसको इन्फोर्स कैसे कराएं, लोग मानेंगे कैसे? तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, मिनिस्ट्री लगाई है, और मिनिस्ट्री ने पुलिस को ऑर्डर दिया, और पुलिस ने अपना काम करा कि हम इनको नहीं निकलने देंगे, अगर कोई निकलेगा तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए। समझ में आया? तो जितना, सुनना बेटा, जितना लॉ को बनाना जरूरी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको एग्जीक्यूट कराना जरूरी है। समझ रहे हो? एग्जीक्यूट कराने की इंपॉर्टेंस लॉ को बनाने से ज्यादा है। लॉ बना के रख दिया, एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, क्या फायदा है कि नहीं? आइए, तो एग्जीक्यूशन कौन करता है बेटा? ये आपके सिलेबस में नया नया जुड़ा है, पहले ये पार्ट बिल्कुल भी नहीं था। एग्जीक्यूशन कौन करता है बोलो? किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज बनाती है, और उस मिनिस्ट्रीज के दायरे में उसको डाल दिया जाता है ना? जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या क्या मैनेज करती है बताओ? हर साल का बजट आता है, जितनी भी नोट वगैरह बनते हैं उनकी गाइडलाइंस मैनेज करवाती है वो, है ना? और भी बहुत सारे एन नंबर ऑफ काम करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऐसे ही अलग अलग मिनिस्ट्री है। डिफेंस मिनिस्ट्री क्या करती है? देश की रक्षा करती है ना? होम मिनिस्ट्री क्या करती है? वो भी देश की रक्षा करती है इंटरनल अफेयर्स में। ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्री को अलग अलग काम दिए हुए हैं, और उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। तो ये मिनिस्ट्रीज कर क्या रही हैं? जितने भी लॉ बने हुए हैं उन सबको क्या करवा रही है? एग्जीक्यूट करवा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एग्जीक्यूट करवाया गया था जब आप घरों में बंद थे, है ना? आप रोड पे चलते हैं, रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं, है ना? आपको पकड़ लिया जाता है। सोचो अगर कोई आपको पकड़े ही ना, कभी भी कहीं पे भी कोई भी ट्रैफिक वाला ना खड़ा हो, आप बताओ कितने % लोग, भारत के कितने % लोग रेड लाइट को मानेंगे? हार्डली 2%, 1%। आप में से तो कोई नहीं मानेगा, है ना? नया नया यंग यंग खून है, जवान जवान, घर से निकलते हैं तो सामने कोई वेट कर रहा होता है ना? चले, आइए, समझ में आया? ये एग्जीक्यूशन पार्ट समझ में आया? आइए पढ़ लेते हैं। कह रहा है एनफोर्सिंग लॉ, कह रहा है आफ्टर ए लॉ इज पास्ड इन द पार्लियामेंट इट हैज टू बी enforced. Somebody should monitor whether the law is being followed. This is the job of executive. Depending on whether a law is a central or the central or the state government will be the enforcing authority and present it in the official gazette. समझ में आया?
अगर कोई सेंट्रल लॉ है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करेगी, अगर कोई स्टेट लॉ है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करेगी। क्लियर है? आइए, कह रहा है फॉर दिस पर्पस द गवर्नमेंट फंक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड ईटीसी। बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं दोस्त, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ वही समझाई गई हैं जो आपके लिए रेलिवेंट है, जो एक सीए स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट है। उन मिनिस्ट्री को यहाँ पे सिलेबस में आपके डाल दिया गया है, पहले इसमें से कुछ भी नहीं था। चले आइए देखना। अच्छा, मिनिस्ट्री में कौन होता है भाई, बताना जरा। मिनिस्ट्री में कौन होता है मेरे दोस्त? ये दिख रहा है आपको यार? मंत्री ऐसे लिखते हैं ना भाई, हिंदी सही है ना? एक मंत्री साहब होते हैं, इनके नीचे इन्हें क्या बनाया जाता है? मिनिस्ट्री का मेरे दोस्त हेड। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की हेड कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। वो कौन है फाइनेंस मिनिस्ट्री की? वो ये नहीं है, लड़का बनाया मैंने ये, वरना इधर बाल बनाने होते मेरे को। ठीक है, वो हेड है। उनके नीचे क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे वो अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। एक मिनट रुकना यार। आ जाओ। ऊपर का कुछ टॉपिक बेटा हम बाद में जब रिवाइज करेंगे तब आ जाएगा वीडियो में, है ना? अभी हम यहां से पढ़ लेते हैं। हंसने की क्या बात है, बड़े गंदे बच्चे हो, भूल गए तो भूल गए रिकॉर्ड करना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सुनना बेटा, आपने अगर बैंकिंग का कुछ कुछ चीजें सुनी हो तो आपने सुना होगा एक नाम जिसको बोलते हैं क्या? एनपीए। एनपीए का नाम सुना है आपने कभी? बैंक वाले अगर बात करते रहते हैं कि एनपीए बहुत हो रहे हैं, एनपीए बहुत हो रहे हैं, ये बातें बैंक वाले करते रहते हैं। इनको बोलते हैं बेटा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसको क्यों बोला जाता है? ऐसे लोग, सुनना मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको, ऐसे लोग जो बैंक से पैसा ले जाते हैं एज ए लोन या कोई क्रेडिट किसी दूसरी फैसिलिटी के थ्रू भी, वो अगर पैसा लौटाते नहीं हैं, है ना, ड्यू होने के बाद कुछ 3 साल तक, उसके बाद वो एनपीए हो जाता है पूरा। मतलब ये मान लिया जाता है बैंक के द्वारा कि ये पैसा अब नहीं आने वाला, ये बंदा ही खराब है, हमसे गलत बंदा चुन लिया गया और गलत बंदे को पैसा दे दिया गया। ठीक है, तो अब बंदा पैसे नहीं दे पा रहा, उसके एसेट से भी नहीं मिल रहे, यानी उसकी जो लाइबिलिटी है उसकी एसेट से ज्यादा हो गई, तो वो क्या हो जाएगा? बैंकरप्ट, यानी कि इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो क्या काम करा जाएगा बोलो? उसकी सारी एसेट को बेचा जाएगा और उसमें से जो भी खुले पैसे निकलेंगे, एसेट को बेच के जो भी छुट्टा निकलेगा, वो सब में बांट दिया जाएगा अलग अलग, जो जिसको देने होंगे प्रेफरेंस के हिसाब से, ए बी सी डी। समझ में आ रहा है? इसकी भी प्रेफरेंस होती है, आप इंटर में पढ़ोगे कि जैसे कोई इंसॉल्वेंट होता है तो कैसे कैसे पैसा बढ़ता है, इसकी भी एक पूरी कैलकुलेशन है, वो सीखोगे आप इंटर में, सी इंटर में। उसमें बताया जाता है जैसे कि गवर्नमेंट ड्यूज पहले देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट सबसे पहले कहती है कि पहले हमारा पैसा दो, ठीक है, सबसे लास्ट में इक्विटी को मिलता है, फिर लेंडर होते हैं, सिक्योरिटी वाले, अनसिक्योर्ड, उस हिसाब से बढ़ता है पैसा। वो बात का मैटर है, बाद में पढ़ेंगे। तो इसके लिए कोई
पहले बोर्ड नहीं था कि अगर बहुत सारे अकाउंट या कोई जितने भी लोग हैं पैसा लेके पैसा नहीं देंगे तो उनका जो रिजोल्यूशन कोर्ट निकालेगा, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो किस तरीके से पैसा कहाँ पे जाना है, इस चीज को गवर्न करने की कोई चीज नहीं थी। ठीक है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत सारे थे, तो एक बोर्ड बना दिया गया जिसका नाम क्या रखा गया दोस्त, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ में आया? तो ये क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज बोले तो कितने एनपीए हैं, कितने कितने साल से आउटस्टैंडिंग है, 2 साल से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा किसको हो गए, 3 साल से ज़्यादा किसको नहीं हुए, किस बैंक में कितने एनपीए पड़े हैं, कौन सा बैंक एनपीए की कंप्लायंस पूरी नहीं कर रहा, कौन सा बैंक कर रहा है, ये सब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। आ जाओ पढ़ लेते हैं। कह रहा है इज द रेगुलेटर फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग समझे आप? ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग थी ये वाली, कि कोई बंदा पैसे लेके चला गया, पैसे नहीं दे रहा, एनपीए हो गया, तो उसका अब वो इंसॉल्वेंट घोषित होगा, कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट करार करेगा और उसके बाद उसकी एसेट को सेल आउट करके प्रेफरेंस के हिसाब से पैसा बांट दिया जाएगा। समझ में आया? गेम समझ में आया? बोलो ना। नहीं? तो कह रहा है इंसॉल्वेंस, ये रेगुलेटर है ओवरसी करने के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को, एंड द एंटिटीज लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड द, बोलो, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो आप लोगों के पास इसमें भी जाने का स्कोप है, आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं। आप क्या बन सकते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं, और आप ये वाला काम कर सकते हैं, स्पेशलाइज वर्क है पूरा कि आप इंसॉल्वेंसी का काम देखते हैं। इंसॉल्वेंसी का काम कैसे हो गया, कोई कंपनी, ऐसे कंपनियां भी करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा ले लेती हैं, पैसा नहीं चुकाती हैं, एनपीए हो जाती हैं, तो फिर आप उसका काम करोगे कि इस कंपनी के पास कितना पैसा है, कैसे कैसे कितना कितना पैसा किसको कब कब दिया जाएगा, वो आप डिसाइड करके बताओगे। समझ में आया दोस्त? आगे चलें, आइए। कह रहा है इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016 एंड गिवन द स्टैट्यूटरी पावर थ्रू द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड विच वाज पास्ड बाय द लोकसभा। कब? बोलो ना, 5 मई 2016। ठीक है, ये वाला आपके कोर्स में भी है मेरे दोस्त, आप जब तक आगे सीए के लेवल पे ये पढ़ोगे इन आईबीसी। आईबीसी क्या है बोलो? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आपके सिलेबस में है, इंटर फाइनल में आप पढ़ोगे। चले आइए। कह रहा है इट कवर द इंडिविजुअल कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म्स। ये एक साथ था भाई, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी बोल दिया इसलिए मैंने। ठीक है, एंड द पार्टनरशिप फर्म। द न्यू कोड विल स्पीड अप द रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर स्ट्रेस असेट इन द कंट्री। ऐसे बहुत सारे केसेस आने लगे, मैंने बताया आपको। तो इसने क्या करा, रिजोल्यूशन प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया कि अब जो इंसॉल्वेंट है जल्दी से उसका जितना भी एसेट है उसको बेचो, बांटो, खत्म करो। जल्दी कैसे होने लगा? क्योंकि ये आ गए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसियां आ गई, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनाने लग गए, अलग से इसका सर्टिफिकेशन होता है, अलग से आप सीए बनने के बाद ये वाला कोर्स कर सकते हो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का। ठीक है, इंफॉर्मेशन पूरी रखी जाने लगी इस बोर्ड के द्वारा। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने क्या करा है बेटा, आईबीबीआई ने क्या करा है बोलो? स्पीड अप करा है किसको? रिजोल्यूशन प्रोसेस को ऑफ द एनपीएस। एनपीएस बोले तो स्ट्रेस असेट। आ रहा है समझ में? अरे बोलो मानव, समझ में आ रहा है? शक की निगाहों से देख रहा है बेटा तू, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। आ रहा है? और ये कवर किस किस को करता है? अगर कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट होगा तो उसको भी कवर करता है, अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो उसे भी कवर करता है, और अगर कोई एलएलपी इंसॉल्वेंट होगी तो उसे भी कवर करता है, और पार्टनरशिप को भी कवर करता है। ठीक है, याद रखना ये बात, काम क्या है इसका? रिजोल्यूशन प्रोसेस को ऑफ द स्ट्रेस असेट्स को इसने स्पीड अप करा है। चलें आगे। कह रहा है इट अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग। सिंप्लीफाई होगी नहीं होगी आप बताओ? अरे आपको काम करने वाले प्रोफेशनल मिल गए, एक एजेंसी मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल गई, सिंप्लीफाई होगी प्रोसेस या नहीं होगी? होगी। कह रहा है इट हैंडल द केसेस यूजिंग द टू ट्रिब्यूनल्स लाइक एनसीएलटी, दैट इज द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एंड द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। सुनना,
इन केसेस को सेटल करने के लिए, जैसे कोई भी केस होता है तो कहाँ पे सेटल होता है बताओ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इनको, इन केसेस को हैंडल करने के लिए बोला कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, दो ट्रिब्यूनल बना दिए। ट्रिब्यूनल के पास बेटा उतनी ही पावर होती है जितनी हाई कोर्ट के पास होती है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होती है, आई थिंक उसके बराबर है ना। तो इसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हो, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर इनकी पावर होती है। तो बोल रहा है कि हमने क्या बना दिया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बना दिया, जिसमें ये केसेस देखे जाएंगे। तो अलग से इनको एक वो मिल गया, कोर्ट मिल गया, जहां पे ये केसेस हैंडल होंगे। तो बताओ सिंप्लीफाई और स्पीड अप होगा काम या नहीं होगा? होगा। पहले नॉर्मल हाई कोर्ट में जाना पड़ता था, हाई कोर्ट कहता था भाई क्या सरदर्दी लेके आ गए, यहाँ मैं मर्डर के केसेस देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, तुम ये कंपनी का भी मेरे पास ले आए। तो काम स्पीड से नहीं हो पाता था। समझ में आया? तो इन्होंने क्या बनाया, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया, जिसके तहत अब ये सारे काम स्पीड अप हो गए। और जो जो लोग इंसॉल्वेंट होते हैं, बैंकरप्ट होते हैं, उनका जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसको हमने स्पीड अप और सिंप्लीफाई कर दिया। आ रहा है या नहीं आ रहा? चलें, तो यहां तक थी आपकी बोर्ड और मिनिस्ट्रीज। यहां तक थी आपकी क्या, बोर्ड और मिनिस्ट्री। जल्दी से रिवाइज कर लें इतना, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक बार यहां तक रिवाइज करते हैं, फिर आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन हकला जाऊं, पहले 1 मिनट हकला लूं मैं। जुडिशियल सिस्टम आपको फिर पढ़ाऊंगा मैं, क्या, इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, आगे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, रिवाइज करवा देता हूं मैं फटाफट से जितना आज हमने पढ़ा है। कहां से स्टार्ट करा था? सबसे पहले हमने स्टार्ट करी थी कौन सी मिनिस्ट्री? फाइनेंस मिनिस्ट्री। जो हेड कौन कर रहा है इसको? निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, ये किस में आती है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, और कंसर्न करती है किसके साथ? इकोनॉमी ऑफ इंडिया के साथ, और सर्व करती है एज ए ट्रेजरी ऑफ इंडिया। कंसर्न करती है अपने आप को किस किस काम के साथ? टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट, सेंट्रल और स्टेट फाइनेंस, और यूनियन बजट। सबसे मेन काम क्या है इसका? प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। ठीक है, सबसे ज्यादा बार यूनियन बजट किसने प्रेजेंट करा है? श्री मोरारजी देसाई जी ने। उसके बाद सबसे ज्यादा बार कितनी बार? 10 बार। उसके बाद पी चिदम्बरम जी ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी जी ने 8 बार, यशवंत सिन्हा जी, मनमोहन सिंह जी ने 8 और 6 बार। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर मतलब लोअर लेवल पे कौन काम करता है? तो ये 5 अलग अलग सेंट्रल सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, जो जिसको कंट्रोल कर रहा है कौन? हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल कर रही है। कौन कौन सी है? आईआरएस, आईएएस, आईईएस, आईसीएएस और आईसीएमएएस। फुल फॉर्म बोलेंगे जल्दी जल्दी। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंट सर्विस। हो गया। डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में? तो हमने बोला भैया हम तो ट्रेजरी हैं, खजांची हैं, तो हमारे पास पैसा आएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, पैसा आएगा तो खर्च भी करना पड़ेगा तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और भैया उसके बाद भी पैसा बचता है तो हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, पैसा बहुत है, खर्च कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तब भी हमारे पास पैसा है तो हम क्या करेंगे? उधार देंगे लोगों को, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। और इकोनॉमिक अफेयर्स तो इनका काम है ही, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और लास्ट में क्या बचता है? क्योंकि बेटा हम गवर्नमेंट है तो कुछ चीजें हमने अपने अंडर में रखी हुई है, उसको हम पीएसयू बना के काम करते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, जिसको क्या बोलते हैं अपन? पीएसयू। चले आगे। अगली मिनिस्ट्री थी क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसका काम क्या था? मैंने बोला इसका काम है भैया कंपनी को, एलएलपी को और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को एडमिनिस्टर करना, है ना। यानी जितनी भी कंपनियां बनेंगी, जितनी भी एलएलपी बनेगी, जितनी भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में जो जो चीजें होंगी, उसको एडमिनिस्टर कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आती है। अभी हमने नीचे एनसीएलटी पढ़ा ना, एनसीएलटी आईबीबीआई में, उस एनसीएलटी भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आता है, तभी तो उसका नाम क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनी लॉ जहां लिखा हुआ हो गया
वो तो कॉर्पोरेट अफेयर्स में ही आएगा दोस्त। चले आगे, आइए, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रेगुलेशन बनाने के लिए, किस चीज के? इंडियन एंटरप्राइजेस के, है ना। ये मिनिस्ट्री किसके द्वारा रन करी जाती है? आईसीएलएस के लोगों के द्वारा, जो यूपीएससी के थ्रू बनते हैं। आईसीएलएस का मतलब इंडियन कंपनी लॉ, बोलो ना, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। कह रहा है दीज ऑफिसर कहां से सिलेक्ट होते हैं? यूपीएससी से सिलेक्ट होते हैं। और हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है यहाँ पे? अगर आप आईसीएलएस निकालोगे तो हाईएस्ट पोस्ट कौन सी मिलेगी आपको? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आगे चलें, फिर हमने अमित शाह जी की बात करी थी, मोटा भाई है हमारे ये तो, है ना। अमित शाह जी की बात करी थी। अमित शाह जी क्या है हमारे? बोलो। होम अफेयर्स को संभालते हैं। तो हमने बात करी थी गृह मंत्रालय की, जिसको क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका काम क्या है? इसको बेटा इंटीरियर मिनिस्ट्री भी बोला जाता है। ये भी इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसका काम है मेंटेनेंस करना इंटरनल सिक्योरिटी की और डोमेस्टिक पॉलिसी की। घर में घर के लोग लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं, इसको कौन मेक श्योर करेगा? गृह मंत्रालय, है ना। हेड करा जाता है यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, बता दिया, अमित शाह जी हैं। डिपार्टमेंट कौन कौन से होंगे इसके बारे में हमने बात करी थी। डिपार्टमेंट कौन कौन से होंगे जल्दी से बोल दो। घर में लड़ाई तो नहीं हो रही, इसको मेक श्योर करने के लिए। कोई घुसपैठिया नहीं आ रहा, उसको देखने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, है ना। और दो लेवल पे हम देखेंगे घर की लड़ाई, सेंट्रल और स्टेट। तो डिपार्टमेंट ऑफ होम फॉर सेंट्रल, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट फॉर स्टेट। अच्छा, हमारा देश बहुत ही विचित्र है, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज, वो क्या काम करेगा? ट्रांसलेशन का काम करेगा। हिंदी, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया उसके अंदर, और डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। क्लियर है? आगे चल सकते हैं। रह गया क्या? ओहो, डिपार्टमेंट ऑफ, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक करा तो उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया जो वहां की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स। चलें आगे, आइए। फिर हमने बड़ी कौन सी मिनिस्ट्री मेरे दोस्त? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये क्या करती है? ये भी बेटा कैबिनेट मिनिस्ट्री है, डील विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, सेंट्रल मिनिस्ट्री है, यानी कि डील करती है किसके साथ? इसमें तीन चीज थी ना दोस्त, यहां से देखो इसे। लीगल अफेयर्स, ठीक है। लीगल अफेयर्स वाले क्या काम करेंगे? एडवाइस करेंगे किसको? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट क्या करेगा? ड्राफ्टिंग करेगा, रूल बनाएगा, रेगुलेशन बनाएगा। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करेगा जजेस का। यही तो पढ़ाया था, देखो ऊपर कह रहा है मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स थ्रू द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। लेजिस्लेटिव एक्टिविटी करेंगे थ्रू द लीगल अफेयर्स, एंड एडमिनिस्टर करेंगे जस्टिस का थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। पढ़ाया था ना दोस्त, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। चले आगे। फिर इसके बाद हमने सेबी पढ़ा। सेबी के बारे में हमने बात करी कि भैया स्कैम 1992 हुआ था, ऐसा स्कैम दोबारा ना हो, कैपिटल मार्केट के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, तो इसलिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम क्या है? पूरा नाम कब बनाया गया? एस्टैब्लिश करा गया 12 अप्रैल 1988 1988 को, लेकिन तब तक पावर नहीं मिली थी। पावर कब मिली? 30 जनवरी 1992 को। किसके थ्रू मिली पावर? सेबी एक्ट 1990 थ्रू, है ना। काम क्या है इनका? रेगुलेटरी बॉडी है ये स्टॉक मार्केट की, यानी कैपिटल मार्केट की, है ना, सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट की। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है बेटा ये। क्लियर है? फिर हमने बात करी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बोला कि आपने थोड़ा थोड़ा पहले भी पढ़ा हुआ है अपने बिजनेस स्टडी में, है ना। तो इसलिए जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। क्या बोला जाता है रिजर्व बैंक को? ये एक सेंट्रल बैंक है। कौन सा बैंक है? सेंट्रल बैंक है इंडिया का, और ये रेगुलेटरी बॉडी भी है छुट्टे मुट्टे बैंकों की, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या था मेरे दोस्त? बोलो ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही आता है। इसके जो ऑनर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कंट्रोल भी अपन करेगा, इशू भी अपन करेगा, मेंटेन भी अपन करेगा। किसको? मनी सप्लाई को। आ रहा है? फोर्थ पॉइंट क्या था? मैनेज करेगा कंट्री का मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज की डेट में आप नॉर्मल सा अकाउंट खुलवा के बाहर पेमेंट कर सकते हो, है ना। फिफ्थ पॉइंट क्या था? मैंने बोला था नाम याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। ये कौन है? ये प्रिंट एंड मिंट करते हैं। किसका? इंडियन करेंसी का। क्या करते हैं बोलो? प्रिंट एंड मिंट करते हैं। किसका? इंडियन करेंसी का। पेपर किसके लिए? प्रिंट फॉर पेपर, मिंट फॉर कॉइन्स, है ना। चलें आगे।
फिर इसमें ही मैंने बताया कि 2 जगह प्रिंटिंग होती है इंडिया के अंदर, एक कहाँ पे, नासिक और देवस। आरबीआई स्टैब्लिश करता है एक नेशनल पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, जो कि स्पेशलाइज्ड डिवीजन है किसके लिए, पेमेंट के लिए और सेटलमेंट के लिए। मैंने बोला आप देखना ये लिखा हुआ होता है, एनपीसी लिखा हुआ होता है, जब भीम या यूपीआई के थ्रू आप देखोगे तो करना, कभी चेक करना। क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करा गया किसके लिए, पेमेंट और सेटलमेंट के लिए। और 7th पॉइंट क्या था, डिपॉजिट डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बनाया गया, 2 चीजों के लिए, इंश्योरेंस करने के लिए डिपॉजिट का, और क्रेडिट की गारंटी देने के लिए बाकी के इंडियन बैंक को। ये भी एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है। आया या नहीं आया, आरबीआई खत्म, आगे आइए। लास्ट क्या पढ़ा हमने, आईबीबीआई, ये तो अभी अभी पढ़ा बिल्कुल, तो जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। आईबीबीआई बोले तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया। क्या, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया। स्टोरी मैंने आपको बताई कि पैसा लेके लोग भाग जाते हैं, एनपीए हो जाता है, पैसा नहीं देते हैं तो डिस्प्यूट हो जाता है, कल को वो इंसॉल्वेंट घोषित हो जाता है और उस इंसॉल्वेंट के असेट को बेच के फिर हम उसको बांटते हैं। तो ये काम पहले बहुत सारे एनपीएज होते थे, इसके लिए कोई बोर्ड नहीं था तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, है ना। तो इसलिए अब एक बोर्ड बनाया गया जो क्या काम करेगा, इन एंटिटी को मैनेज करेगा। जैसे कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसियां बनाई जाएंगी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनाए जाएंगे, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बनाई जाएगी, जो काम क्या करेगी, बोलो बोलो, इंसॉल्वेंसी का काम देखेगी, बैंक्रप्सी का सारा काम देखेगी, है ना। कब स्टैब्लिश हुआ ये बताओ, नया नया है ये थोड़ा, 1 अक्टूबर 2016 को, है ना। और लोकसभा में इसको कब मिली, एसेंट मिल गई थी लोकसभा में 5 मई 16 को। पहले एसेंट मिलेगी फिर स्टैब्लिश होगा, समझ में आ रहा है ना। आइए, किस किस को देखता है ये, इंडिविजुअल अगर इंसॉल्वेंट होगा तो इंडिविजुअल को भी देखेगा, कॉर्पोरेट कंपनीज अगर इंसॉल्वेंट होगी कंपनी को भी, एलएलपी को भी, पार्टनरशिप फर्म को भी। बोलो क्या फायदा हुआ आईबीबीआई से, स्पीड अप हुआ क्या, रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो हमारे स्ट्रेस असेट होती थी यानी एनपीएज होती थी, उनका जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो क्या हो गया है, बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गया है और इजी हो गया है, हैंडल करना इजी है, सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है। इसको, इन केसेस को हैंडल करने के लिए 2 ट्रिब्यूनल बनाए गए, अलग अलग कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया जो इन केसेस को हैंडल करेगा। स्टोरी समझ में आई यहां तक की, पक्का। देख लूं माइक चालू था, चालू है, दिल में धक धक हो रही थी मेरे। यश बेटा आप हो ना, यस सर। बेटा कभी अलविदा ना कहना, ठीक है। अरे बोलो, मजाक नहीं करता ये बच्चा। यस सर। तूने ताली बजाई थी क्या अभी। चलो अब लास्ट टॉपिक हमारा आज का, फिर खत्म, चले। आइए, क्या है अगला, मैं आपको सिखाने वाला हूं क्या दोस्त, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। आइए, जब बेटा सुनना मेरी बात, न्यायपालिका बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ, जुडिशियल सिस्टम को न्याय देने वाले लोग। आइए, व्हेन देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन और सिटीजन, या फिर सिटीजन का गवर्नमेंट के साथ, अगर आपस में सिटीजन का डिस्प्यूट हुआ या गवर्नमेंट के साथ सिटीजन का डिस्प्यूट हुआ, तो ये सब जो डिस्प्यूट हैं किसके द्वारा रिजॉल्व करे जाएंगे बेटा, जुडिशरी के द्वारा। आ रहा है, क्या फंक्शन है जुडिशरी का, देखिए, फंक्शन ऑफ जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया। सबसे पहला फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट एंड कोड। जितने भी रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट बनाए गए हैं उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे क्या लेनी है, उस चीज को रेगुलेट करती है हमारी जुडिशरी। समझ में आई ये बात, कैसे इंटरप्रिटेशन बोले तो, इंटरप्रिटेशन बोले तो, हाँ, नहीं नहीं, इंटरप्रिटेशन बोले तो जो बात लॉ में लिखी हुई है उसको आपको किस तरीके से समझना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, पहले बेटा फांसी की सजा होती थी ना, ऐसे लिख दो ना, फांसी की सजा होती थी, तो वहां पे जो वर्ड लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति, जैसे सेंटेंस सुनाई जाती थी, सजा सुनाई जाती थी, तो उसे ये बोला जाता था उसे हैंग करा जाएगा, हैंग थ्रू नेक।
यानी गले से लटका दिया जाएगा, ये बात लिखी हुई थी। और कुछ लोगों को लटका भी दिया गया और वो मर भी गए। ठीक है, जिसको सजा सुनाई गई उसको लटकाया, मर गए। तो हमारे एक नेता थे, मैं नाम मेरे को पता नहीं, डिस्प्यूटेड मैटर है ये, नेताजी थे, उनको ये सजा सुनाई गई है ना, उनको लटका दिया गया। थोड़ी देर लटकने के बाद उन्होंने उसको किसी तरीके से खोल लिया और वो बच गए। तो बाद में बोला भैया मरे नहीं आप। जज साहब ने बोला यार मौत की सजा सुनाई थी, इसको मारो। उसने बोला 1 मिनट रुको, आपने इंटरप्रिटेशन गलत निकाली है लॉ की। लॉ में क्या लिखा हुआ है? हैंग थ्रू नेक। मेरे को लटका दिया था, मेरे को नेक के थ्रू लटका दिया था, फंदा खुल गया, मैं बच गया, अब दोबारा नहीं लटकूंगा। मरा नहीं मरा ये आपने लिखा ही नहीं, आपने ये लॉ में लिखा ही नहीं। तो ये क्या था? उसने अलग तरह की इंटरप्रिटेशन निकाल दी और लॉ को क्या कर दिया? बीट कर दिया। तो यहां पे लूपहोल था, लिखी नहीं थी। फिर इसमें अमेंडमेंट करके लिखा टिल डेथ। इसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। गेम समझ में आई आपको? इंटरप्रिटेशन किसे बोलते हैं? उस वक्त तो बच गया ना, फिर बाद में अमेंडमेंट हुई। नहीं नहीं नहीं, समझ में आया आपको? हाँ, ऐसा एक केस वोडाफोन का भी है, मगर वो सिविल केस है, वो इन चीजों के लिए नहीं है। वोडाफोन का केस आपको पढ़ाया जाएगा, सीए में पढ़ाया जाएगा जब आप टैक्सेशन पढ़ोगे। तो उसकी वजह से भी लॉ में अमेंडमेंट हुई थी। केस ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसी इतनी तगड़ी प्लानिंग कर दी कि उस इतना बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन करी। वोडाफोन से पहले एक कंपनी होती थी, आपको पता है नाम उसका? हच। हच नाम से एक कंपनी आई थी पहले, एयरटेल और हच होता था इंडिया के अंदर। फिर हच को खरीदा वोडाफोन ने, तब वोडाफोन आया था। तो वो वाली केस स्टडी आपको इंटर में पढ़ाई जाएगी, वो समझ में आएगा। उसकी वजह से भी लॉ में चेंज हुआ था। मैं ये बात बस इसलिए बता रहा हूं ताकि आप वर्ड का मतलब समझे, विच इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन का मतलब कि कैसे उस जो बात लिखी गई है उसका क्या सेंस निकल के आ रहा है। समझ में आया? समझ में आया? तो ये रेगुलेट करता है किसको? बोलो ना दोस्त, अरे बोलो, है? रेगुलेशन करता है किसका? रेगुलेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट एंड कोड्स। तो ये रेगुलेट करेगा कि भैया कोई भी एक्ट में कोई बात लिखी है तो इसको इस तरीके से लेना है या नहीं लेना। ये कौन डिसाइड करेगा? इंडियन जुडिशरी। कौन डिसाइड करेगा? ये इंडियन जुडिशरी। समझ में आया ना? क्या पढ़ रहे हैं? याद रखना, ये फंक्शन ऑफ जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये फंक्शन मतलब काम, फंक्शन का मतलब काम होता है ना। तो ये रेगुलेट करती है, पहला क्या क्या बताया? बोलो, रेगुलेशन ऑफ, बोलो ना यार, रेगुलेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट एंड कोड्स। अगला काम देखिए, अगला काम तो सबको पता ही है। अगला काम है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कोई डिस्प्यूट होगा तभी केस बनेगा, केस बनेगा तो जुडिशरी में जाएगा, मतलब न्याय की जरूरत होगी। कोई ना एक डिफॉल्टर होगा, एक प्लेंटिफ होगा। तो फिर जज साहब देखेंगे कि भैया कौन सजा के पात्र है और किसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। समझ में आया? तो ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, दूसरा काम है इनका। और लास्ट क्या है? प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमॉन्ग दी सिटीजन ऑफ लैंड। प्रमोट करते हैं क्या? फेयरनेस। ऐसा अभी पीछे हुआ था, चाइना के बहुत सारे ऐप को मना कर दिया था, है ना। टिकटॉक भी तो बंद हो गया ना इंडिया में। क्यों हुआ था वो? इसी वजह से, प्रमोशन ऑफ फेयरनेस। उससे हमारी जो इंफॉर्मेशन है बाहर जा रही थी, है ना, प्राइवेसी रिवील हो रही थी लोगों की। चलें आगे। तो लास्ट काम क्या है बताओ? प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमॉन्ग दी सिटीजन ऑफ लैंड। 3 काम बोल बताना कौन कौन से? रेगुलेट करना, इंटरप्रिटेशन, सिर्फ इंटरप्रिटेशन नहीं बोलना आपको, क्या करना है? रेगुलेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट एंड कोड, और डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, और लास्ट प्रमोट करना फेयरनेस अमॉन्ग द सिटीजन ऑफ द लैंड। ठीक है। अब आइए एक काम कैसे करता है। अब बात कर लेते हैं हिराकी की, इसकी, कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है कैसे कैसे बटा हुआ है। तो एपेक्स कंट्रोल, एपेक्स अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। उससे नीचे
उससे नीचे, उससे नीचे। अब ये क्या क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं बस, फिर खत्म। आइए सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा है इट वाज एस्टैब्लिश ऑन 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था दोस्त? हम दो चीज सेलिब्रेट करते हैं ना, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। किस लिए? 15 अगस्त किस लिए? आजादी के लिए। और 26 जनवरी किस लिए? 26 जनवरी अमेंड नहीं हुआ था, लागू हुआ था। उसके तहत आप वो बने थे ना, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री बने थे अपन ना। तो सुन लो मेरी बात, वो कौन सा सन था जब पहली बार 26 जनवरी बनाई गई थी? कह रहा है बहुत सिंपल है, सामने लिखा है। आजाद कब हुए थे? 1947। उसके बाद 3 साल लगे और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया और उसको लागू कर दिया गया। तो वो कौन सा डे होता है 26 जनवरी को? रिपब्लिक डे, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं नहीं बोलूंगा, हकला गया दिक्कत हो जाएगी। क्या बोलते हैं? मैं नहीं बोलूंगा भाई, आप सोच लो अपने अपने मन में। आ जाओ। इट वाज एस्टैब्लिश ऑन 26 जनवरी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 126। तो जुडिशरी सिस्टम में, सुनना मेरी बात, सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है वो कौन सी होती है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ। अभी कौन है? नाम क्या है? नाम क्या है उनका? हाँ, सही बोल रहा है क्या? सरनेम सही बोला है इसने, धनंजय है उनका नाम। सी बोला है डी बोला है तूने? धनंजय, बीच का मैं भी, मेरे को भी याद नहीं है। धनंजय चंद्रचूड़ है। हाँ हाँ, अरे हाँ, हंसने की बात नहीं है, पढ़ लो आप। सही है, चलें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर द आर्टिकल 126। बीच में उनका एक सरनेम भी है, ठीक है। कह रहा है प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ दी, ध्यान से देख लो अब इधर, बेटा इधर देख लो प्लीज, शिवम इधर, सब इधर प्लीज। प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ दी 7 मेंबर इंक्लूडिंग द सीजेआई। ये पहले होता था लेकिन अब बढ़ गए हैं, देखना। प्रेजेंटली द नंबर हैज इंक्रीज टू 34 इंक्लूडिंग द सीजेआई। एन इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ चाहिए तो आपको एक रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी अंडर द आर्टिकल 32। कोई केस अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है तो एक रिट पिटीशन का मतलब है रिटर्न में एप्लीकेशन, ठीक है। रिटर्न में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, उसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में हेल्प के लिए जा सकते हैं। समझ में आया दोस्त? चले, अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी तो वो क्या बन जाता है? लॉ ऑफ द लैंड। क्या बन जाता है वो? लॉ ऑफ द लैंड। अगर यहां से एक बार जजमेंट आ गई फिर इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। समझ में आया? आइए नेक्स्ट है बेटा क्या? हाई कोर्ट। कह रहा आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर मस्ट बी ए हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। ये स्टेट लेवल पे है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं इंडिया के अंदर? सबका मालिक कौन? ठीक है, लेकिन स्टेट के मालिक कौन है? जो स्टेट का जो न्याय करेंगे वो कौन करेंगे? हाई कोर्ट। तो कह रहा है आर्टिकल 214 बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, देयर मस्ट बी ए हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। कह रहा है हाई कोर्ट हैज द एपेलेंट ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। तो ये सारे जुरिडिक्शन होते हैं इनके, एपेलेट, ओरिजिनल और सुपरवाइजरी। एपेलेट अपील को देखेगा, ओरिजिनल जो डायरेक्ट केसेस आएंगे, सुपरवाइजरी जो डिस्ट्रिक्ट के केस हाई कोर्ट में पहुंचेंगे। तीनों का समझ में आया गेम? क्या कैसे कैसे? एपेलेट अपील को देखेगा, ओरिजिनल जो डायरेक्ट केस आएंगे और सुपरवाइजरी जो डिस्ट्रिक्ट को सुपरवाइज करेगा। कह रहा है आर्टिकल 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी पावर। तो हाई कोर्ट की जो सुपरवाइजरी पावर है उसको लिमिट करता है ये आर्टिकल 227।
वो बोलता है कि भैया आपकी पावर कहाँ तक है, आपके स्टेट तक। अगर आपके बाहर का मैटर होगा तो आप कहीं हमें रिकमेंड करेंगे कि आपको वहां जाना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अगर मैटर ऐसा होगा कि भैया वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सॉल्व होगा, मैटर ही इतना छोटा है कि हाई कोर्ट के लेवल का ही नहीं है, तो वो बोल देगा आप जाओ लोअर कोर्ट में जाओ। समझ में आया? चले आगे। कह रहा है इन इंडिया देयर मस्ट बी ए 25 हाई कोर्ट, 1 फॉर ईच स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, 6 स्टेट शेयर ए सिंगल। सही है। टोटल कितने स्टेट है? कितने कितने स्टेट है, कितने यूटी हैं? यूटी जानते हो क्या होती है? यूनिट टेस्ट। यूटी क्या होती है? यूनिट टेस्ट। आपका होता था ना, आपको वही याद आएगा यूटी से तो। हाँ बोलो कितने कितने हैं? यूटी कितनी? क्या लिखूं? जम्मू कश्मीर और कितनी लिख दूं? 9। और ये कितने? 28। कौन सा बड़ा? 28 और 8 पक्का? आप बताओ, मैं तो आपका लिख रहा हूं यहाँ पे। 28 और 8 है। ठीक है, देख लो अब इधर 25 हाई कोर्ट है और 6 स्टेट सिंगल शेयर कर रहे हैं। दिल्ली क्या है, यूटी है या क्या है? दोनों है ना, तो इसलिए 31 आता है दोस्त। सही आ रहा है? हाँ, कुछ और भी ऐसा हो सकता है हाई कोर्ट जो और शेयर कर रहे हो। आगे चलते हैं। कह रहा है एक इंडिविजुअल कैन सीक द रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द हाई कोर्ट बाय फाइलिंग ए रिट अंडर आर्टिकल 226। Yes, sir. यस। तो बेटा 28 स्टेट हैं और 9 यूटी हो गई, टोटल कितना हो गया? 37 ना, जिसमें से 6 सिंगल शेयर कर रहे हैं और फिर 31 ये आ गया। ठीक है, तो हर जो हाई कोर्ट, जो एक हाई कोर्ट पर स्टेट पे आ रहा है, एक्सेप्ट कि 6 जो सिंगल शेयर कर रहे हैं वो सिंगल चल रहा है। चलें आगे। सबसे पुराना हाई कोर्ट कहाँ का है दोस्त? ये लिखा हुआ है आपके पास, विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इज द कंट्री इज द कलकत्ता हाई कोर्ट, एस्टाब्लिश बाय दी, एस्टाब्लिश जुलाई कब? 1862। बहुत पुराना है। चलें आगे। आइए अब बात कर लेते हैं इनसे नीचे वाले। सुनना, जो यहां से डिसीजन हुआ और वो उससे खुश नहीं है तो वो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, मतलब अपने से हायर वाले पे। सही है, आगे चलिए। अब बात कर लेते हैं हाई कोर्ट से नीचे वाले की, जिसका नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है बेटा? हाँ, इसे लोअर कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे बोलो ना, लोअर कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। जो एडवोकेट लोग होते हैं वो इसे लोअर कोर्ट भी बोलते हैं। कह रहा है बिलो दी हाई कोर्ट आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेटा 2 जज होते हैं। कह रहा है द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज डील विद द, 2 जज होते हैं यहाँ पे, एक होता है डिस्ट्रिक्ट जज और एक होता है सेशन जज। कौन सा? बोलो ना। सेशन के जज होते हैं, यानी सेशन कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, ये जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाले, ये देखते हैं सिविल के मैटर को और ये देखते हैं क्रिमिनल मैटर को। ठीक है भाई, आ जाओ पढ़ लेते हैं। कह रहा है द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज डील विद द सिविल लॉ मैटर, दैट इज द कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट एंड द क्लेम ऑफ डैमेजेस। द कोर्ट ऑफ सेशन डील विद द क्रिमिनल मैटर। हाँ, आगे बोलता है अंडर द पेक्यूनरी जुरिडिक्शन ए सिविल जज कैन ट्राई ए सूट वैल्यूइंग नॉट मोर देन 2 करोड़।
सिविल जज कितने के सूट ट्राई करेगा? कह रहा है अंडर द पेक्यूनरी जुरिडिक्शन सिविल जज कैन ट्राई शूट वैल्यूइंग नॉट मोर देन, यानी 2 करोड़ से कम। नॉट मोर देन लिखा है, नॉट मोर देन लिखा है भाई, तो 2 करोड़ से कम, इधर 2 करोड़ लिखेंगे ना, से कम। समझ में आया दोस्त? हाँ, और इससे ऊपर होगा तो कहां जाएगा वो? सीधा हाई कोर्ट। आ गया ये क्या है? जुरिडिक्शन मींस द पावर टू कंट्रोल द कोर्ट गेट द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बेस्ड ऑन द एरिया कवर्ड बाय देम। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे कैसे जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। हर डिस्ट्रिक्ट का एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा और वहां पे डिस्ट्रिक्ट के केसेस जाएंगे। लेकिन जो वहां का हमारे सिविल जज होंगे, सिविल जज बोले तो डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज बोले तो 2 तरह के जज बताए ना मैंने, कौन सा? डिस्ट्रिक्ट और सेशन। डिस्ट्रिक्ट किसके साथ डील करेगा? सिविल के साथ, और सेशन क्रिमिनल के साथ। जो सिविल की भी जो लिमिट है वो कितनी है? 2 करोड़ से कम। क्लियर है यहां तक? चलें आगे। एक बेटा नया कोर्ट है, ये देखना, इसको क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। जितनी सिविल की पावर होती है ना बेटा, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट किसके लिए होते हैं? ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में बनाए जाते हैं। जिस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, जिस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, वहां पे ये वाले कोर्ट होते हैं। क्योंकि क्राउडेड एरिया है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास बहुत सारा काम ना हो जाए, इसलिए उससे भी नीचे एक कोर्ट रख दिया जाता है जो उससे भी छोटे वाले मैटर को देखेगा। समझ में आया? कह रहा है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट आर एस्टैब्लिश्ड इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट वेयर द पॉपुलेशन इज 10 लाख और मोर। तो जहां की पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा होगी वहां पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होते हैं। आगे देखिए, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज द पावर एज द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो जितनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की है उतनी ही पावर मेट्रोपॉलिटन की है। समझ में आ रहा है? हाँ, यानी डिस्ट्रिक्ट के बराबर ही पावर होती है इसकी भी। एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज द पावर एज द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। मजिस्ट्रेट जो होते हैं, मजिस्ट्रेट को बोला जाता है ना जिले का मालिक, तो वहां पे मजिस्ट्रेट बिठाए जाते हैं। फिर जो 10 लाख से ज्यादा वाला पॉपुलेशन का एरिया है वहां पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बना के मजिस्ट्रेट के हाथ में पावर दी जाती है कि आप इसको देखो। समझ में आया? चल सकते हैं? कुछ बचा है क्या? आंसर इज नो। आपका इसी के साथ पहला चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त हो गया। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अब आपका होमवर्क है कि आपको स्टडी मटेरियल से, जो इंस्टीट्यूट का आईसीआई का मटेरियल है, उससे ये पूरा का पूरा चैप्टर एक एक वर्ड पढ़ना है। डन? और कोशिश करनी है कि मैं याद भी वहां से करूं। मेरा काम क्या है, सर का काम क्या है बताओ? सर का काम है आपको समझाना, आपके लिए इजी बनाना कि चीजें याद हो जाएं। लेकिन मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूंगा, सीए के एग्जाम में पास होने के लिए आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल से याद करना है। मेरे वाले जो नोट्स हैं वो किसके लिए काम आएंगे? समझने के लिए। तो पहला रिवीजन कहां से मारोगे? हाँ, सर के नोट से। पहला रिवीजन कहां से? अभी घर जाओगे तो पहला रिवीजन कहां से? सर के नोट से। उसके बाद रिवाइज करना है इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, और याद भी करना है इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही था मेरे दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यश बेटा, समझ में आया? Yes, sir. थैंक यू बेटा।